गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, इसका लेसन फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति करेंगे। लेक्चर नंबर है वो 18 रहेगा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में भी हमने इसी लेसन को डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 17 में हमने क्या किया था कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत है वो कैसे हुई। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, उसके ऊपर कर्ज का बोझ था और उसने अपने कर्ज को कम करने के लिए क्या किया, जो कर हैं वो बढ़ा दिए। जब जनता को ये पता चला कि सम्राट द्वारा करों में वृद्धि कर दी गई है तो जनता भड़क गई और जिससे आंदोलन होने शुरू हो गए और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसमें सबसे जो अहम योगदान है वो तीसरे स्टेट्स के जो लोग हैं, जैसे व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, उनका सबसे अधिक योगदान रहा है। क्योंकि जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उनको ही कर अदा करना पड़ता था। जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग हैं उनको तो कर में विशेष रूप से छूट थी। इसलिए जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उन्होंने समान अधिकारों की मांग की और समान अधिकारों की आवाज़ को उठाया गया कि या तो जो सामंत वर्ग और जो पादरी वर्ग हैं, या तो उनके जो अधिकार हैं उनको समाप्त किया जाए, या फिर हमें भी उनके बराबर अधिकार है वो दिया जाए और सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इस बात को मान्यता नहीं दी गई। जब इस बात को मान्यता नहीं दी गई तो तीसरे स्टेट्स के लोग थे वो सभा से बाहर आ गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया और फ्रांस में आंदोलन होने शुरू हो गए। भड़की हुई जनता को देखकर जो लुई 16वां जो सम्राट था उसने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान है वो कर दी। अब उसके बाद नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान करने के बाद जो एक नया संविधान है उसका प्रारूप तैयार होने लगा और फ्रांस है वो एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। जो लेक्चर नंबर 18 है इसमें हम यही देखेंगे कि फ्रांस है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया कैसे। देखिए कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। कि नेशनल असेंबली को मान्यता देने के बाद नया संविधान का प्रारूप तैयार होना शुरू हो गया। और कब नए संविधान का प्रारूप कब पूरा कर लिया गया था? सन 1791 में। अगर ये पूछा जाए कि नए संविधान का प्रारूप कब पूरा कर लिया गया, कब पूरा किया गया? सन 1791 में। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। किसका मुख्य उद्देश्य? जो नए संविधान का प्रारूप बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सम्राट की शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि जो फ्रांसीसी सम्राट था वो निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था, तो उसकी शक्तियों में परिवर्तन करना या उसकी शक्तियों को कम करना ये मुख्य उद्देश्य था नए संविधान का। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया जाए। विभाजित होता है बंटवारा, हस्तांतरित होता है उनके हाथों में स्थानांतरित कर दिया जाए या सौंप दिया जाए, या एक जगह से दूसरी जगह सौंप दिया जाए। कि पहले जो शक्तियां थी, पहले जो संविधान था उसकी शक्तियां किसके हाथ में थी? एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत थी। किसके? जो फ्रांस का सम्राट होता था उसके हाथ में। अब नए संविधान का क्या प्रारूप था कि शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत ना हों, बल्कि उनकी सभी संस्थाएं हैं अलग अलग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें काम का अलग अलग विभाजन कर दिया जाए। जो विधायिका होती है इसमें हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। कार्यपालिका कानूनों का निर्माण करती है और जो न्यायपालिका है वो न्यायालयों की व्यवस्था करती है। तो इस तरह अलग अलग जो शक्तियां हैं उनका विभाजन, उनका जो बंटवारा है वो कर दिया गया और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। उसके बाद है कि सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। कि 1791 का जो संविधान था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा? किसको सौंपा? नेशनल असेंबली को। आंसर क्या रहेगा? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक चुने हुए समूह का चुनाव करते थे। कि सबसे पहले जो लोग होते थे वे निर्वाचक समूह, एक समूह का चुनाव करते थे, अपने द्वारा वोट डाल के चुन के जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। अब वो चुना हुआ जो समूह था, देखो निर्वाचक समूह को कौन चुनते थे? नागरिक।
और निर्वाचक समूह किसका चुनाव करते थे? असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, इनकी सबको वोट डालने का अधिकार है वो नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। अब सक्रिय नागरिक क्या होते हैं? जैसे कि जो जनता था उसका 2 भागों में बांट दिया था, सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वो होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है, कि जिन्हें मत देने का अधिकार था। सक्रिय नागरिक किसे कहेंगे हम? कि वो नागरिक जिन्हें मत देने का, वोट डालने का अधिकार है। और निष्क्रिय नागरिक कि वो नागरिक जिन्हें वोट डालने का अधिकार है वो नहीं था। अब सक्रिय नागरिक में कौन कौन शामिल थे? कौन थे सक्रिय नागरिक? कि 25 वर्ष से अधिक आयु वाले वो पुरुष शामिल थे सक्रिय नागरिक में जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर यानी कि 2/3 कर, जो 2/3 कर भरते थे, टैक्स भरते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था, वही सक्रिय नागरिक की श्रेणी में शामिल थे। अब शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। शेष यानी कि जो पीछे रह गए, जो सक्रिय नागरिक में शामिल थे, उसके अलावा जो पुरुष रह गए जो 2/3 कर नहीं भरते थे वो, और महिलाएं, उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निष्क्रिय नागरिक यानी कि उनको वोट डालने का अधिकार है वो नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि संविधान द्वारा सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में किस किस को वर्गीकृत किया गया था? सक्रिय नागरिक में तो जो 2/3 कर भरते थे उन पुरुषों को शामिल किया गया था, और निष्क्रिय नागरिक में जो शेष पुरुष और जो महिलाएं थी उनको शामिल किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अब देखो, निर्वाचक की योग्यता यानी कि चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिए और असेंबली का सदस्य होने के लिए क्या होना जरूरी था? करदाता, कर भरने वालों की जो सूची है उसमें उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। कि अगर कर भरने वाले जो लोग हैं उनमें अगर उच्चतम श्रेणी है तो वो चुनाव भी लड़ सकता है और असेंबली का सदस्य भी हो सकता है। उसके बाद है संविधान पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जो 1791 का जो नया संविधान का प्रारूप था उसकी शुरुआत किसके साथ हुई? पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ। अब जो पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र था इसके क्या नियम थे? देखिए, फर्स्ट क्या है कि आदमी स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार है वो समान होते हैं। यानी कि व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी है वो नहीं है, और सबके अधिकार समान हैं चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। सेकंड है कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के अधिकारों को संरक्षित करना है। कि कोई भी राजनीतिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन यानी कि राजनीतिक दल, पार्टियां जिसको हम बोलते हैं, उनका सबका लक्ष्य यही था कि जो आदमी है उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, उनको संरक्षित किया जाए। और ये अधिकार हैं वो अधिकार कौन से थे? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, ये सब, इन सब की सुरक्षा की जाए, किसी के भी अधिकारों का जो हनन है वो ना हो। नेक्स्ट है, कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। कि कोई भी जो समूह है या कोई व्यक्ति है उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, ऐसा अनाधिकार काम नहीं कर सकता है जिसे जनता है उसकी सहमति ना हो, जनता जिसको स्वीकार ना करती हो। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायक न हो। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि हम वो काम करें, स्वतंत्र होकर हम ऐसा काम करें जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं दूसरों के अधिकारों को ना देखते हुए। स्वतंत्रता से हम वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे दूसरों को नुकसान है वो ना पहुंचे। नेक्स्ट है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य हानिकारक काम, कार्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कि समाज के लिए अगर कोई भी हानिकारक कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी हानिकारक कृत्य है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसा अधिकार भी कानून के पास है। कानून की नज़र में सभी नागरिक हैं वो समान हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म लिंग से संबंधित हों। उसके बाद है, कानून समस्त प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है। कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जो प्रोसेस है, उसके जो नियम हैं वो वही रहेंगे जो कानून में लिखित रूप से हैं। कानून में जो लिखित नियम है उनसे बाहर जाके हम ना तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते हैं ना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है। यानी कि प्रत्येक नागरिक को बोलने की, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लिखने की, छापने की, प्रेस में आजाद हैं। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। यानी कि पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र में यह भी वर्णित है कि अगर किसी भी नागरिक पे कर लगाया जाता है तो उसकी आय के अनुसार होना चाहिए। जैसे मजदूर वर्ग है तो उसके लिए अलग कर की व्यवस्था हो, किसान वर्ग है तो अलग, व्यापारी वर्ग है तो अलग। ये नहीं है कि आय कितनी भी हो हम सबको साथ लेके चलें, क्योंकि सबकी आय है वो समान नहीं होती है। तो इसमें यह वर्णित है कि आय के अनुसार जो टैक्स है, कर है, वो लगाना चाहिए। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार एक पावन होता है, पवित्र, पावन एवं अनुलंघनीय जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, ऐसा अधिकार है। कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक पवित्र और अलंघनीय अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, कि हम किसी की संपत्ति को छीन नहीं सकते हैं, वो उनका पवित्र अधिकार है। हम उनका हनन नहीं कर सकते हैं, ना ही हम किसी व्यक्ति को उससे वंचित है वो कर सकते हैं। उसके बाद जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। अभिव्यक्ति होती है अपने विचारों को प्रकट करना। और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है कि इन अधिकारों का हम हरण नहीं कर सकते। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त है। जन्मना यानी कि जन्म से ही प्राप्त है ये अधिकार। जीने का अधिकार हमें जन्म से ही है। अपने विचारों को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता होती है वो जन्म से ही है। कानूनी बराबरी, कानून में जो बराबर का, जो समानता का अधिकार है वो भी जन्म से ही है। इनको हम छीन नहीं सकते, इनका हनन नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति से। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक के जो ये अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए, ताकि किसी के अधिकार का हनन है वो ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या किया कि नेशनल असेंबली का जो नया संविधान है उसका जो प्रारूप है उसमें किसको वोट देने का अधिकार था, किसको नहीं था, सक्रिय निष्क्रिय नागरिक है वो क्या होते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं वो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसके नियम है वो क्या थे, ये सब। उसी के साथ ही जो हमारा होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। कि जिनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी और जो आज भी हमें प्राप्त हैं वो अधिकार कौन से हैं? कौन से हैं? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार। ये सब अधिकार जनवादी हैं। जनवादी यानी कि जन्म से ही हैं, हमें जन्मना है, जन्म से ही प्राप्त हैं और जो आज भी हमें मिले हुए हैं और इनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में भी है। सेकंड क्वेश्चन है, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? किसको सौंपा था? नेशनल असेंबली को। फिर है, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ ही लोगों को प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे। जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें मतदान का अधिकार था, यानी कि जो 2/3 कर चुकाते थे वे सक्रिय नागरिक थे, उन्हें मतदान का अधिकार था। महिलाएं हैं वो मतदान है वो नहीं कर सकती थी। फिर फ्रांस में सक्रिय और निष्क्रिय आदमी किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें से किसको मतदान का अधिकार था? यानी सक्रिय निष्क्रिय किस आधार पर थे? कर के आधार पर थे। कि वो नागरिक सक्रिय थे जो 2/3 कर चुकाते थे, उनको मतदान का अधिकार था। वो नागरिक जो कम कर चुकाते थे या नहीं चुकाते थे वो निष्क्रिय पुरुषों में शामिल थे। और किसको मतदान का अधिकार नहीं था? महिलाओं को मतदान का अधिकार है वो नहीं था। 1791 के संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस लिए 1791 का नया संविधान तैयार किया गया था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। क्या मेन उद्देश्य था? कि जो सम्राट की शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाए, कम किया जाए, उन पर पाबंदी है वो लगाई जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये 5 क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करोगे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। धन्यवाद।